हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन जोन के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट की है एलएमआर सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड्स के कई टिप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी के हमारे पहले लेक्चर से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एसएससी के बोर्ड के शॉर्ट नोट्स, जो कि हमारे सब्जेक्ट होंगे एसएस के। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कौन से वो टॉपिक्स है जिनको हमें डिस्कस करना है, कौन से वो शॉर्ट नोट्स है जिनका वेटेज और जिनकी इंपॉर्टेंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम इन शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक भी है इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के अंदर जिन चीज़ों को हमें पढ़ना है, एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे हिस्ट्री, और टोटल आपको मैंने एनालाइज करके इसके अंदर टोटल मैंने 17 to 18 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, जो कि अलग अलग वीडियो सेक्शन में हम आगे आगे देखते रहेंगे। स्टार्टिंग में करेंगे हम 5 to 6 क्वेश्चन, क्योंकि आपकी शुरुआत है। शुरुआत में ही अगर मैंने प्रेशर ज़्यादा दे दिया तो आपकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हम ज़्यादा बड़ी लेंथेड वीडियो नहीं बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग करेंगे एकदम शॉर्ट रिवीजन, छोटे टॉपिक्स को आसानी से कवर कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज़ देखो बेटा, आज हमारी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है हमारे एसएस का, यानी कि सोशल स्टडीज़ का। और इसी के लिए आपको एक प्रॉमिस आपको अपने साथ भी करना होगा कि हम इसे कंटिन्यूटी में आगे पढ़ते रहेंगे, ताकि हमारे बोर्ड तक एक अच्छा रिवीजन हो सके। पढ़ तो आप ऑलरेडी चुके हो, आपको इस चीज़ों को सिर्फ रिवीजन के तौर पे देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट शॉर्ट नोट से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पे, डायलेक्टिक्स। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स? आप सभी को पता है कि डायलेक्टिक्स होता क्या है, लेकिन किन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है और किन पॉइंट्स को नहीं इंक्लूड करना है, ऐसे कंसेप्ट आपके माइंड में रहते हैं। इससे पहले समझने की कोशिश करिए कि शॉर्ट नोट में आपको क्या लिखना है एंड कितना लिखना है। शॉर्ट नोट्स आते हैं 2 मार्क्स के लिए, एंड टोटल आपके मार्किंग्स रहते हैं 4। इसमें आपको लिखना रहता है एनी 2, यानी कि हर शॉर्ट नोट्स के मार्क्स हो गए आपके 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए आपको मिनिमम 3 पॉइंट एंड मैक्सिमम 4 पॉइंट ही लिखने हैं। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको यहाँ पे 5 to 6 पॉइंट देने की कोशिश की है, ताकि आप उस चीज़ को और अच्छे से समझ सको। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इस चीज़ का, या आप साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपके पास वीडियो एनी टाइम अवेलेबल है, आप इसको जितनी बार चाहे उतनी बार आप देख के आंसर्स और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक की लिस्ट में जैसे ये शॉर्ट नोट्स का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके एंड में पूरे शॉर्ट नोट्स की लिस्ट बना के आपको दे दूंगा, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। और प्लस आपके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको इसको मल्टीपल टाइम देखने का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले शॉर्ट नोट से, जिसका नाम है डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स कंसेप्ट क्या होता है? जिसके अंदर ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी को समझा जाता है। और यहां बोला जाता है कि इंसान का जो माइंड है ना, वो कभी भी 2 चीजों को एक साथ समझ सकता है, लेकिन उसके दोनों साइड होनी चाहिए। पॉजिटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए, राइट भी होना चाहिए, रॉन्ग भी होना चाहिए, गुड भी होना चाहिए, बैड भी होना चाहिए। यानी कि बिना चीज़ों को अच्छे से समझे हम इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। यही कहना था इस डायलेक्टिक्स कंसेप्ट का। लेकिन आप एग्जाम में स्टोरी तो लिख नहीं सकते, तो इसके लिए आपको पॉइंटर्स ध्यान में रखने होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में मैंने जैसा कि आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया, आपको दिख रहा रहेगा कि डायलेक्टिक्स कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किसने किया है? प्रोफेसर GWF हेगल, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल। इन्होंने ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था। उसके बावजूद अब ये कंसेप्ट है क्या? तो जैसा कि मैंने आपको अभी से स्टोरी में बताया, अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर्स ऑफ द इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट्स। बिना उसके अपोजिट्स को समझे वो नहीं समझ पाते। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? अरे भाई नहीं समझता तो समझा दो उसे, यानी कि हमें उसके अपोजिट्स बताने होंगे। दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, गुड और बैड। इस तरीके की चीजें हमें वहां पे करनी होंगी। उसके अलावा इन दिस मेथड इनिशियली वी प्रपोज द थियरी, यानी कि शुरुआत में हम एक थियरी पे आते हैं। उस थियरी को हम कहते हैं थीसिस। याद रखो, ये एक थोड़ा सा साइंटिफिक नेम हो जाता है। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी आप कोई अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, नए कंक्लूजन पे पहुंचते हो, तो उस चीज़ को थीसिस बोला जाता है। तो जब शुरुआत में कोई थियरी प्रपोज करते हैं तो उसको थीसिस बोलेंगे, और उसी के अपोजिट में, जस्ट उसके अपोजिट में अगर कोई नई थियरी हम प्रपोज करेंगे तो उसे हम बेटा क्या कहेंगे?
एंटीथेसिस। तो वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। द अनदर थियरी विच इज प्रपोज्ड कॉन्ट्ररी टू इट इज नोन एज एंटीथेसिस। जो किसके अपोजिट में रहेगी? जो रहेगी थीसिस के अपोजिट में। किसके अपोजिट में रहेगी? थीसिस के अपोजिट में। यानी कि द अनदर थियरी विच इज प्रपोज्ड विच इज कॉन्ट्ररी टू द थीसिस इज नोन एज एंटीथेसिस। नेक्स्ट वन, आफ्टर टेकिंग अ जिस्ट ऑफ बोथ, दोनों को एक साथ लेके, किसको? दोनों को बेटा, गुड बैड को, यस, यानी कि थीसिस एंड एंटीथेसिस दोनों को एक साथ लेने के बाद जब हम एक कंसेप्ट पे पहुंचते हैं, उसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिंथेसिस। तो द होल कंसेप्ट, दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन अपोजिट इज नोन एज डायलेक्टिक्स। सो देखिए बच्चों, आपको कितना इजी तरीके में ये कन्वर्ट हो चुका है। पहला, इनको देने वाले प्रोफेसर का नाम, जिनका नाम है GWF हेगल, यानी जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल। According to him, this person is explaining that human mind cannot understand the two opposites, yani any study, any nature of a concept without understanding the opposites, that is good or bad, true or false, right or wrong, etc. At the initial level in this method, we propose the theory which is known as thesis, and contrary to this, when we propose the new theory which is known as antithesis, and at last when we take a gist of both, when we take together, that is known as synthesis. And this whole concept of analysis is known as dialectics. Understood properly? So this is our first short note of history, and it's most important, most favorite question of board. Many times this question is repeated in the examination. Okay, now we are moving to the next one. Second one is the annual school. Again the favorite question and the simple one. नो नीड टू वरी, नो नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग। सबसे पहले हमें क्या सोचना है जब ये हमारे सामने क्वेश्चन आता है, तो ये स्कूल बनाई कब गई थी? अब बनाई कहाँ पे थी? स्कूल है तो कहीं ना कहीं तो जगह होगी, यानी कि एक सिस्टम है जिसमें पढ़ते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं तो होगी। जैसे आप भी जिस स्कूल में पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती है, कभी ना कभी तो उसका डे बनाया जाता है, जैसे फाउंडेशन डे कहते हैं हम लोग। तो इसका फाउंडेशन डे है 20th सेंचुरी, 20वीं सदी। एट द ऑनसेट, ऑनसेट मतलब क्या? शुरुआत। ऑनसेट का मतलब क्या होता है? शुरुआत। एट द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अराउज इन दी फ्रांस विच इज नोन एज एनल स्कूल। क्या कहते हैं बच्चों इनको? हम लोग एनल स्कूल कहते हैं। इसके अलावा ये स्कूल क्यों बनाई गई? पागल थोड़ी थे उनको बनाने वाले, उन्होंने कुछ तो सोच के बनाया होगा। उनका मेन इंटेंशन यही था कि जो हिस्ट्री लिख रहे हैं ना, सही ढंग से नहीं लिख रहे, इसको कुछ नया लिखते हैं। जैसा कि आप मुझे लेक्चर्स में काफ़ी बार कुछ बच्चे सुन भी चुके हैं, लाइव लेक्चर्स में, जहाँ पे मैंने सामने फेस टू फेस लेक्चर इंटरेक्शंस भी लिए हैं, उनमें जानते ही है कि किस तरीके से हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को पूरा चेंज करके रख दिया। फ्रॉम द थियोरेटिकल बेस वी केम टू द स्टोरी बेस्ड लेक्चर्स। तो उसी तरीके से इस एनल स्कूल ने भी एक हिस्ट्री में नया डायरेक्शन देने की कोशिश की। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बन जाता है? एनल स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री राइटिंग। नेक्स्ट, इट इज रिकॉग्नाइज। अब इनकी दी हुई चीजें कुछ ऐसी थी ना जो समय के हिसाब से कुछ अलग थी, ये कुछ अलग कहना चाहते थे। उनका मानना था कि इट रिकॉग्नाइज दैट हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट, द लाइफ ऑफ किंग, द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स। ये सिर्फ हिस्ट्री इतनी ही नहीं है, but also it is about the climate, about the local people, about the agriculture, trade, etc. in the historical event. हर एक चीज जो हिस्ट्री में हुई, जो पास्ट में घटित हुई, उन सब की कहानी है। आपके सक्सेस के पीछे जितना हम टीचर्स का रोल है, जितना आपके पेरेंट्स का रोल है, उतना ही आपके फ्रेंड्स का भी रोल है, उतना ही आपके एनिमी भी बोलूँ ना मैं, उनका भी रोल उतना ही है। वो आपको गुस्सा दिलाते हैं, कॉम्पिटिटर का भी रोल उतना ही होता है कि आपको गुस्सा दिलाते, तभी उस गुस्से के वजह से आप कुछ स्कोर कर जाते हैं। तो यानी कि आपकी सक्सेस के पीछे काफ़ी ज़्यादा लोगों का रोल रहता है। टीचर्स तो सिर्फ एक सोर्स रहता है जिसके थ्रू आप वो पाथ इजीली क्रॉस कर जाते हो, लेकिन आपकी खुद की मेहनत भी आपको उस चीज़ में क्या करवाती है? सक्सेस दिलवाती है। तो वैसे ही कुछ चीज़ यहाँ पे एनल स्कूल ने बोली कि सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री राजा महाराजाओं के बारे में, किसी ग्रेट लीडर्स के बारे में, कोई पॉलिटिकल इंसिडेंट के बारे में हिस्ट्री नहीं होती। हिस्ट्री का मतलब ये भी होता है कि हिस्ट्री सिर्फ लोकल लोगों के बारे में हो, एग्रीकल्चर के बारे में हो, व्यापार के बारे में लिखा जाए, लोगों के बिजनेस के बारे में लिखा जाए, लोगों को बिजनेस के बारे में समझाया जाए, तो ही वो हिस्ट्री है। तो दिस स्कूल was started by French historians. So this is our fourth point. So in this way you have to write the 4 points in your board's examination. Once again पॉइंट रिपीट करने हैं आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। सबसे पहला इसको स्टार्ट किया गया 20th सेंचुरी में, स्टार्ट किया गया फ्रांस के अंदर, और स्कूल का नामकरण किया गया एनल स्कूल। इसके अंदर नया डायरेक्शन मिला किसको? आपको या मुझे? नहीं, हिस्ट्री राइटिंग को।
और इसी के साथ साथ इसमें हिस्ट्री के अंदर सिर्फ राजा महाराजा, पॉलिटिकल लीडर्स या फिर कोई ग्रेट लीडर्स के बारे में नहीं लिखा गया, बल्कि लिखा गया एग्रीकल्चर के बारे में, लिखा गया एक ट्रेड के बारे में, लिखा गया आम जनता के बारे में, यानी कि लोकल पीपल के बारे में। और लास्ट पॉइंट में क्या रहेगा, इसको शुरू करने वाले कौन थे? जब फ्रांस में शुरू हुआ तो फ्रांस हिस्टोरियन होंगे, अगर इंडिया में शुरू होगा तो इंडियन ही होंगे ना बेटा, पाकिस्तान में शुरू होगा तो पाकिस्तानी होंगे, अरब में शुरू होगा तो अरेबियंस होंगे, कनाडा में शुरू होगा तो कैनेडियंस होंगे। तो ये स्कूल स्टार्ट की गई फ्रांस में, तो बेटा कौन स्टार्ट करेगा इनको? फ्रांस वाले, यानी कि फ्रेंच हिस्टोरियंस। इज इट करेक्ट? Okay, understood properly the two short notes, that is dialectics and the annal school. Now we will move to the next one, that is our third short notes. Okay, now third one is the Orientalist historiography. This is the Orientalist historiography. What does the word Orientalist means? Orient का मतलब होता है किसी मकसद के साथ आए हैं। अब आपका ओरिएंट क्या है मेरे इस चैनल पे आने का? आपके अपने चैनल पे आने का क्या ओरिएंटेशन है? स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। विच एग्जामिनेशन? बोर्ड एग्जामिनेशन, जो आपका कुछ ही दिनों के बाद है। तो आप उस ओरिएंटेशन के साथ इस लेक्चर में आते हो, यानी आपको हर चीजें समझ में आए इसके लिए आप यहाँ आते हो, आपको अच्छे से चीजें अंडरस्टैंड करनी है इसके लिए आप यहाँ पे आते हो। तो वैसा ही कुछ ओरिएंटेशन उन हिस्टोरियंस का था। उनका मानना था कि हमें कुछ ऐसा सीखना है जो इन ईस्टर्न कंट्रीज वालों के पास है, और वो सबसे बड़ी चीज थी हमारे पास, दैट इज द संस्कृत लैंग्वेज। वो हमारे पास क्या पढ़ने आए थे? क्या वो हमारे घर से राशन उठाने आए थे? नहीं। क्या वो हमसे कपड़े मांगने आए थे? नहीं। क्या वो हमारे से पढ़ने आए थे? नो, दे वांट टू लर्न अस। वो हमें पढ़ना चाहते थे। आप यहाँ पे आए हो अच्छे से पढ़ने के लिए, वैसे वो हमें पढ़ने के लिए आए थे। सो मेनी यूरोपियंस स्कॉलर फेल्ट द क्यूरियसनेस, उसके अंदर इच्छा थी, ऐसी जागी इच्छा कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ पढ़ना है। किसके बारे में? इन ईस्टर्न कंट्रीज के बारे में, इन ईस्टर्न कंट्री के कल्चर के बारे में, इनके सिस्टम्स के बारे में। सो कैसा रहेगा? तो अगर इसी चीज को हम पॉइंट में बना दिए, क्या नाम है पॉइंट का? मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट द क्यूरियसनेस अबाउट द सिविलाइजेशन एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। ईस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज के सिविलाइजेशन के बारे में उनको जानना था, और इसीलिए वो यहाँ पे चले आए। सम ऑफ द स्कॉलर फेल्ट एडमिरेशन, एडमिरेशन मतलब उनको अपना कर्तव्य मानते थे पढ़ना। भाई हम लोग को ये पढ़ने मिला, ये बहुत बड़ी बात, ऐसा मान लिए। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ द स्कॉलर्स फेल्ट एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, हमारे लिए रिस्पेक्ट मानने लगे कि हमें इनसे हमें पढ़ना चाहिए। एंड दिस स्कॉलर्स वर नोन एज ओरिएंटलिस्ट। जो जिस काम से आया था उसका वो काम हो गया, तो इसकी वजह से उनको क्या बोला जाता है? ओरिएंटलिस्ट बोला जाता है। एक मकसद के साथ आए थे, मकसद पूरा हो गया। अब इन ओरिएंटलिस्ट ने किया क्या? क्या स्टडी की इन्होंने? दिस ओरिएंटलिस्ट स्टडी द सिमिलैरिटीज, उन्होंने एक जैसी चीजों को स्टडी किया। क्या ऐसी चीज है जो हम में और उनमें सेम है? बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस। जैसे आपने मूवी देखी रहेगी अक्षय कुमार की, उसके अंदर बोला जाता है मात्र बिकम मदर एंड भात्र बिकम ब्रदर, है ना? कि किस तरीके से हमारे संस्कृत के वर्ड उठा के ही तुमने हमसे, है ना, हमसे स्मार्ट बनने की कोशिश की है। याद रखना, एवरी लैंग्वेज हैव अ सिंगल मदर एंड दैट इज संस्कृत लैंग्वेज। हर लैंग्वेज का जन्म एक ही भाषा से हुआ है, वो कौन सी बेटा? संस्कृत है। और आज हमारा ही कंट्री मोस्ट ऑफ संस्कृत भूल चुका है, लेकिन उसको हमें फिलहाल इस टॉपिक से बाहर रखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, किसी दिन अगर टाइम मिला तो उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। लेकिन यहाँ आपको मेन चीज़ें जो समझनी है वो टॉपिक क्या है बेटा, कि उनको यहाँ पढ़ना क्या था? उनको पढ़ना था संस्कृत, लेकिन सिमिलैरिटी देखनी थी कि इस भाषा में और उनकी भाषा में क्या चीज़ें सेम है। और इस चीज को लोग ने क्या करना चालू कर दिया? स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। सो दे स्टडी द सिमिलैरिटी बिटवीन द संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज। दे फोकस मोर ऑन विच कल्चर? वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। जो हमारा वैदिक कल्चर है, किस कल्चर में ऐसा क्या है कि लोग इतना मानते हैं, क्या इनके सिस्टम्स है, क्या इनके रिचुअल्स है, क्या इनके रिलीजन्स है, क्या इनके प्रोसेशंस है, ऐसी कई चीजें उन्होंने यहाँ पे आके पढ़ी। तो उन्होंने यहाँ तक हमारे लिटरेचर तक को अपने में कॉपी करके इंग्लिश में लिटरेचर बना दिए संस्कृत के। And among this Orientalist scholar, you have to give some example. आपको वहाँ क्या करने होंगे? कुछ एग्जाम्पल्स देने होंगे। और वो एग्जाम्पल्स कैसे होंगे? जैसे फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर have deserves a special mentions in the Orientalist historiographer. आपको पता रहेगा फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर हो गए, है ना? ऐसे कई और स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अंदर क्या दिया है? अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने की कोशिश की है। So in this way you have to complete your short note on Orientalist historiography. So again we will revise in a short. First one, they felt the curiosity, यानी curiousness उनको आई सबसे पहले हमारे लिए। तो many European scholars felt curious about the civilization and the countries of the East. Second, they felt admiration
and respect for them. And these scholars were mainly known as Orientalists. What they study? They study the similarities between what thing? They study the similarity between the Sanskrit and the European languages. And they mostly focused, specially focused, याद रखना इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूँ, स्पेशली फोकस ऑन द टू थिंग्स, विच वन? वैदिक कल्चर एंड संस्कृत लिटरेचर. उनको मेन दोनों चीजों से मतलब था. वैदिक कल्चर में जैसे एग्जांपल बात करें, वैदिक ट्रेडिशन में ऋग वेदा हो गया, है ना, अलग अलग तरीके के जैसे उपनिषद हो गए, इन सबको पढ़ने आए थे वो यहाँ पे. एंड द अमंग्स द सम ऑफ द स्कॉलर्स द फेमस वन इज द फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर. आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर इज एन डैश हिस्टोरियन, तो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियन. ओके, सो इस पर भी ध्यान देना, याद रखना. एंड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डैश हिस्टोरियंस आर नोन एज दोज हु हैव द क्यूरियसनेस अबाउट द स्टडिंग द ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो आंसर क्या आएगा? ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. डोंट वरी, मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे भी क्वेश्चन बैंक के ऊपर आपको वीडियोस बना के दूंगा, तो आपको किसी चीज की टेंशन लेनी नहीं है, बस बने रहना है और आपके अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ये सब चीजें भी करते रहना है. चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. देश प्रेमी, देश, अभी जस्ट कुछ दिन पहले हमारे 26 जनवरी जो कि हमारा रिपब्लिक डे होता है, वो अभी जस्ट गया. हमने अपने अंदर की पेट्रोटिज्म को उस दिन महसूस काफी ज्यादा करते हैं. 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ऐसी कई चीजें हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं जिस दिन हमारे अंदर का पेट्रोटिज्म एक हाई लेवल पे रहता है. तो ऐसा ही कुछ हिस्टोरियंस के अंदर भी होता है. उन हिस्टोरियंस को हम क्या कहते हैं? नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. सो पॉइंट्स कैसे होंगे इसके? द राइटिंग्स ऑफ द इंडियन हिस्टोरियंस who were trained in the British education system. They were not trained under the Indian system. They trained under the British system. बोलते ना, देश छूट गया पर देश प्रेमी नहीं छूटी. यानी कि देश के प्रति जो प्रेम था वो नहीं छूटता, देश भले ही छूट गया था उनसे. पढ़े ब्रिटिश सिस्टम में और उन्हीं के सिस्टम को पढ़ के अपने देश की चीजों को कैसे ग्लोरीफाई करते. वैसे जैसे आपने मूवी देखी रहेगी वीर, उस मूवी में आपने देखा रहेगा सलमान खान को कैसे वो पिंडारी का लड़का पिंडारियों का बदला लेने के लिए ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने जाता है. सलमान खान और उसका भाई सोहेल खान दोनों उस मूवी के अंदर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते, और वहां उनको एक प्रोफेसर मिलता है जो बोलता है यू द पीपल हु आर लिविंग इन अ लाइफ कीचड़ लाइफ एंड ऑल, ऐसा करके बोलता है. तब वहां पे सलमान खान उठ के भी बोलता है, क्या अगर इतना ही कीचड़ वाला देश था तो तुम गोरे वहां पे 150 साल तक क्या कर रहे थे? अगर इतना ही हमारा देश कीचड़ वाला था तो तुम वहां पे इतना सब चोरी करके क्यों लेके आ गए? तो काफी कुछ सुनाता है. तो समझ जाओ कि वो सलमान खान वहां पे क्या है बेटा? नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर है. वो सलमान खान वहां पे क्या बन गया बेटा? नेशनलिस्ट. क्योंकि पढ़ भी अंग्रेजों से रहा है, अब बैंड भी उन्हीं की बजा रहा है. यानी कि उन्हीं से पढ़ के उन्हीं की भाषा में जवाब देना है ना. यानी कि वो एक्सप्लेनेशन किस में दे रहा है? इंग्लिश में दे रहा है. इफ द इंडिया इज अ, जैसे कि हम बोलते थे ना, अनकल्चर्ड कंट्री है, अगर वो कीचड़ में रहने वाली कंट्री है तो फिर क्यों आप वहां पे थे? ऐसे आंसर्स अगर देते हो तो उसको बोलते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर. अगर मान के चलो आप आज से कहीं अगर फॉरेन कंट्री में चले जाते हो और वहां इंडिया को कोई कुछ बोलता है तो आप तुरंत बोलोगे ना, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम आते क्यों इंडिया? ये चीज हम बोल सकते हैं ना. तो वैसे ही नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर बोलते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफर was trained under the British education system, shows an inclination, झुकाव, to restore the pride of the ancient glory of India and self-esteem of Indian readers. हमारे देश के लोग अच्छा पढ़े, अच्छा समझे, इन चीज़ों के लिए इसके रिगार्डिंग जो चीज़ें बनाई गई उसको बोलते हैं नेशनल हिस्टोरियोग्राफी. सो देयर राइटिंग्स वर नोन एज नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. अब उनमें से फेमस कौन है? महाराष्ट्र में सबसे पहली जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जागी वो किसके टाइम में जागी? तो विष्णु शास्त्री चिपलूनकर नाम था उनका. इन्होंने रीजनल हिस्टोरियोग्राफी लिखी. रीजनल में कौन सी? नेशनलिस्ट रीजनल हिस्टोरियोग्राफी. अब इसमें स्पेशल मेंशन किसको दिया गया? महाराष्ट्र को. एंड द नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री. वो चाहते थे कि इंडियन हिस्ट्री को लोग समझे, कितना इंडिया इंपॉर्टेंट है ये जाने, और इन सब तरीकों से चीज़ों को समझ के वो उन चीज़ों को अच्छे से क्या कर सके, अपने लोगों के लिए उन चीज़ों को अच्छा बता सके, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि उनका देश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी कुछ चीज़ें उनके लिए कर सकता है, और इसीलिए वो आगे इंडिपेंडेंट मूवमेंट में साथ दे, ऐसा चाहते थे ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर. सो दे सीक टू द गोल्डन एरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. वो ग्लोरीफाई करना चाहते थे उस एरा को, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके का हमारा कंट्री जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नेक्स्ट वन है, they are at that time blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth. और वो यही कहते थे कि अंग्रेज जो है ना, इन्होंने हमारे पूरे डेटा को क्या कर रखा है, पूरा का पूरा फॉर्मुलेट कर रखा है, रियूंड कर रखा है, सच तो कभी बताया ही नहीं इन्होंने. ये सब चीज़ें जो है ना ये सही नहीं है.
इन्होंने पूरा गलत हिस्ट्री बताया है, जो हम बताएंगे वो आपको अच्छा हिस्ट्री बताएंगे, ये ऐसा इनका कहना था, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। और इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं, जैसे कि महादेव गोविंद रानडे, यानी कि अगर नाम लोगे एमजी रानडे, उसके बाद आरजी भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। आपको इतने पूरे नाम याद नहीं रहने वाले, आप इसको शॉर्टकट बना सकते हो, एमजी रानडे बना दो महादेव गोविंद रानडे का, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, तो आज शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आरजी भंडारकर, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, आरएल मिश्रा, राजेंद्र लाल मिश्रा। अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? सो आज के लिए इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टोटल कितने क्वेश्चंस हमारे, 4 क्वेश्चंस। कौन से थे बेटा, आप लोग एक बार जरा क्विक रिवीजन के तौर पे आप बता दीजिए कौन से थे। और फर्स्ट वन था हमारा डायलेक्टिक्स, सेकेंड वन हमारा था एनल स्कूल्स, एंड थर्ड वन हमारा था ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, एंड लास्ट वन जो हमने अभी जस्ट किया दैट इज नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इसी के अलावा और भी वीडियोस आपको कंटिन्यू में मिलते रहेंगे। एंड आज फर्स्ट लेक्चर है, इसीलिए मैं ज़्यादा कंटेंट इसमें नहीं दे रहा हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि फर्स्ट डे पे आपके ऊपर स्टडी का प्रेशर आ गया है। जैसे जैसे हमारे वीडियोस कंटेंट आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे लेक्चर की स्ट्रेंथ और लेक्चर की लेंथ भी बढ़ती रहेगी। आप सभी को रेडी रहना हो। कहते हैं ना, रेस से पहले वार्म अप की जरूरत होती है। हर रेस को अच्छा जीतने से पहले अच्छा वार्म अप होता है। रेस ही नहीं, कोई भी गेम को भी जीतना होता है ना, तो उसमें भी वार्म अप होता है। तो स्टडी को भी हम एक गेम जैसा स्टडी करेंगे, ताकि गेम में आपका हमेशा इंटरेस्ट बना रहता है और आप गेम में कभी स्ट्रेस लेके नहीं खेलते, क्योंकि आपको पता है कि उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप मजे से पढ़ते हो। तो यहाँ पे भी हम इसको एक गेम के जैसा, क्विज के जैसा पढ़ेंगे। और आपके लिए आज के वीडियो के बाद एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, एक क्विक रिविजन के तौर पे आप अपने इन पॉइंट्स को वापस से रिमेंबर रखेंगे, और कल के लेक्चर में जब मैं बोलूंगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं उसमें कि चीज़ें आपको कितनी समझ आई और कितना ये वीडियो आपको यूजफुल लगा। आप बने रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके इससे फ़ायदा उठाएं। आपके लिए ही ये वीडियोज़ हैं और आप ही के डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।